आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकंड। बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए और उनके एक पुस्तक है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, जिसका पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया, यानी जो आपके तुलनात्मक राजनीति है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, ये समझ में नहीं आया। इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, विशेष क्षेत्र और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कमेंट और कहने पर ये पहला पार्ट पुनः जारी किया जा रहा है। इससे पहले जितने भी पार्ट पढ़े हुए हैं वो सारे पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक, तो आप विद्यार्थी उसमें ऐड भी हो सकते हैं। निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पढ़ते हैं, छोटे छोटे प्रश्न भी आपके इसमें पढ़ेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखें। इसके अलावा ये जो पार्ट है, आपके यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो आईएएस की तैयारी करते हैं, या जैसे कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं, या लेक्चरर की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इस पार्ट को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए चलते हैं इस पाठ की तरफ कि तुलनात्मक राजनीति आखिर है क्या। सबसे पहले देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन आधुनिक जो राजनीति शास्त्र है, इसकी बदलती हुई प्रवृत्ति का एक परिचायक है। तुलनात्मक राजनीति का सामान्य अर्थ विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन है। यदि हम सामान्य रूप से देखें तो इसका अर्थ है कि विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन है, लेकिन राजनीति शास्त्र जो है संपूर्ण विश्व की राजनीतिक पद्धति की कल्पना करता है और उसे एक सत्य मानकर नवीन पद्धतियों के माध्यम से उसका विश्लेषण करना चाहता है। विश्व के संविधानों का अध्ययन है। विश्व के संविधानों के अध्ययन के साथ साथ उन संविधानों में, उन शासन व्यवस्थाओं में क्या क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन सभी का विश्लेषण करना ही एक तुलनात्मक राजनीति है। सबसे पहले हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का यह दावा है कि उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया के सिद्धांत और प्रतिमान निर्माण के प्रथम चरण के रूप में राजनीतिक विश्लेषण की नवीन अवधारणाओं के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब कि जो ये राजनीति विज्ञान के जितने भी राजनीति शास्त्री हैं, वो सभी अपने अपने हिसाब से उन्होंने राजनीति विज्ञान की क्या क्या अवधारणाएं हैं उनको प्रस्तुत किया है। इसलिए राजनीति विज्ञान में वर्षों से प्रचलित परंपरागत अवधारणाओं जैसे राज्य है, सरकार है, कानून है, सत्ता के स्थान पर नई अवधारणाओं का प्रयोग है, ये अपरिहार्य माना जाने लगा। यानी राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान में अध्ययन किसका होना चाहिए? राज्य का, सरकार का, कानून का, सत्ता और भी जैसे जो नई नवीन अवधारणाएं, उनका अध्ययन करना अपरिहार्य हो गया है, ताकि राजनीतिक क्रिया की गहराइयों में झांका जा सके। इसलिए समकालीन राजनीति विज्ञानों के द्वारा राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक विकास आदि नई अवधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे इन सभी की का अध्ययन किया जाने लगा है। अब देखिए कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य से युक्त शास्त्र ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति की क्या परिभाषा हो गई? राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उनकी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, अर्थात तो उनकी तुलना करके, उनका कंपैरिजन करके और राजनीतिक व्यवहार के संबंध में कोई सिद्धांतों का निर्माण करना। यानी जैसे मान लो 10 संविधानों का अध्ययन किया, 10 संविधानों का अध्ययन करके और एक अच्छे राजनीतिक या अच्छे शासन व्यवस्था का निर्माण कर रहा, वो क्या है? तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। आपको मैं कह रहा था कि आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं वो है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, तो आप ऐड हो सकते हैं। आपके लिए यानी इस विषय से संबंधित ही नहीं, हिंदी है, राजनीति है, हिस्ट्री है, इन 3 विषयों के अध्ययन तो आपके लिए प्रस्तुत किए ही जा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। एडवर्ड फ्रीमैन क्या कहते हैं? एडवर्ड फ्रीमैन कहते हैं तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं होता, वरन विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं और उनसे संबंध राजनीतिक और गैर राजकीय संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन शामिल होता है। केवल सरकारों का अध्ययन ही नहीं है, इसके अलावा जैसे अन्य जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन भी होता है। रॉबर्ट्स क्या लिखते हैं?
जीके रॉबर्ट्स लिखते हैं कि अब राजनीति का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल संस्थात्मक तुलनाओं तक सीमित नहीं रहा है, वरन इसके अंतर्गत वकील, कबीलों का, समुदायों का, संघों का, समूहों का और गैर राजकीय इकाइयों का, इन सभी का अध्ययन किया जाने लगा है, इनका व्यवहारात्मक अध्ययन होने लगा है। तो इसका मतलब है कबीला है, समुदाय है, संघ है, समूह है, समाज है, विभिन्न प्रकार के जो समाज है उन सामाजिक दशाओं का, सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और उन्हीं के शब्दों में, जीके रॉबर्ट्स के शब्दों में, तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी संस्थाओं और सरकार के कार्यों का अध्ययन है, जिसमें शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाला पूरक समूह हो और राजनीतिक दल व दबाव समूहों का भी अध्ययन सम्मिलित हो। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है? जिसमें राजनीतिक दल और दबाव समूह और इसके अलावा राज्य और राज्य की क्रियाएं, इन सभी का अध्ययन जिसमें किया जाता है, तो वो क्या है? तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति शास्त्र है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की शुरुआत के उत्तरदायी कारण, तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत क्यों हुई? यहां से प्रश्न आ सकता है, तुलनात्मक अध्ययन की राजनीति के शुरुआत के कारण क्या है? परंपरावादी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत विदेशी संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन या विदेशी सरकारों का अध्ययन जैसे विषयों का आधार संस्थानिक या वैधानिक अध्ययन पद्धतियां थी। अमेरिका में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में होने वाली क्रांति का प्रभाव संवैधानिक अध्ययनों पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। यानी परंपरावादी जो राजनीति शास्त्र था, परंपरागत रूप से भी, तो हर एक देश की शासन व्यवस्था का दूसरे देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान का विषय समझा जाता है। आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं 9610208295, चैनल को यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। इसमें क्या है, आमंड तथा पॉवेल ने पारस्परिक संवैधानिक अध्ययन की 3 कमियों का जिक्र किया है। संवैधानिक अध्ययन की 3 कमियां आमंड और पॉवेल ने। पहली क्या है कि पारंपरिक संविधान जो है ना अध्ययन, उनकी बात कर रहे हैं। पारंपरिक संवैधानिक व्यवस्था क्षेत्रीय सीमा में आबद्ध है। एक शैक्षणिक विषय के रूप में संवैधानिक अध्ययन का अर्थ आरंभ में यूरोपीय देशों की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन था। एशिया या अफ्रीका के अन्य देशों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप में या तो नहीं था, या ऐसे अध्ययनों का प्रयास विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किया जाता था। बाद में इसका विकास हुआ और ये क्षेत्रीय अध्ययनों के रूप में विकसित हुआ। पहली बात तो यह है कि अध्ययन की जो संवैधानिक अध्ययन की जो व्यवस्था थी वो सीमित थी। सबसे बड़ी बात यह है, सीमित का अर्थ है कि वो केवल देश में ही होती थी। जैसे यूरोपीय देशों की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन है, एशिया अफ्रीका के देशों का संवैधानिक अध्ययन है, वो पहले इतना नहीं होता था, धीरे धीरे ही शुरू हुआ। दूसरी क्या कमी है? दूसरी है कि पारंपरिक संवैधानिक अध्ययन मूलतः समरूपक अध्ययन था। मूलतः इसका संबंध विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं को स्पष्ट करने का था। यानी पारंपरिक जो संवैधानिक अध्ययन है, इसका पहली बात है समरूपता का अध्ययन था कि इस राज्य में, यहाँ के राज्य में और उस राज्य में क्या समानताएं हैं, वो अध्ययन किया जाता था। तीसरी जो इसकी कमी है, तीसरी कमी है कि औपचारिकतावाद अर्थात पारंपरिक अध्ययन में राजनीतिक संस्थाओं, उनके वैधानिक मानकों, नियमों एवं उपनियमों के अलावा राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं पर भी बल दिया जाता था। इनमें विभिन्न संस्थाओं के अंतः संबंधों, व्यवहारों तथा कार्यों को पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया था। इन कमियों का अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं। ये जो कमियां हैं, वो कमियां क्यों रही, इसका अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में अनेक नवीन राष्ट्र उदित हुए। बिल्कुल सही, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक माना जाता है? 1939 से लेकर के 1945 तक माना जाता है। तो इस अवधि में बहुत सारे नए राष्ट्र उदित हुए। और जहां तक शासन प्रणाली की बात है, इन नवोदित राष्ट्रों में यूरोपीय देशों की अनुकृति पर आधारित शासन प्रणालियां विद्यमान थी, किंतु सभी राष्ट्रों का अपना अपना खास व्यक्तित्व था। यानी जैसे ये जो अलग अलग राष्ट्र उदित हुए, तो इन नवोदित राष्ट्र जो थे, इन नवोदित राष्ट्रों में यूरोपीय देशों की लगभग जैसा ही शासन प्रणालियां थी, लेकिन फिर भी अपने अपने, यानी हर एक देश का अपना अपना उसूल था। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद का पतन हुआ और अंतरराष्ट्रीय शक्ति का इन राष्ट्रों के बीच विकेंद्रीकरण हो गया। यानी अंतरराष्ट्रीय शक्ति जो थी उनका विकेंद्रीकरण हो गया, वो अंतरराष्ट्रीय शक्ति वो बढ़ गई। तीसरा एक कारण ये भी है कि इन नवीन राष्ट्रों के बीच अपना प्रभाव पैदा करने हेतु साम्यवादी पश्चिमी राष्ट्रों के खिलाफ एक सशक्त प्रतियोगी के रूप में सामने आया। यानी साम्यवादी व्यवस्था का उस समय वो की व्यवस्था है वो ज्यादा चल रही थी, तो उस व्यवस्था के विरोध में भी यह एक अध्ययन शुरू हुआ।
चौथी बात है कि दो विश्व युद्ध, विज्ञान और तकनीकी में क्रांति, फांसीवाद के उदय, साम्यवाद और पूंजीवाद में टकरार, इसके अलावा आपके पश्चिमी उपनिवेशवाद का अवसान, एशिया और अफ्रीका में नए राज्यों का उदय, मानवीय गरीबी द्वारा उत्पन्न चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण में सरकारों की बदलती भूमिका आदि तथ्यों ने तुलनात्मक राजनीति में नए आयाम स्थापित किए। अब देखिए, यह है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आधुनिक जो राजनीति है उसमें राजनीति में क्या नए आयाम रहे, नए आयाम कौन कौन से रहे, तो यहां से प्रश्न आपके आ सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के या तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता, पहली बात है राजनीतिक व्यवहार को समझना। पहली बात क्या है? राजनीतिक व्यवहार को समझना। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का महत्व इस बात में निहित है कि तुलनात्मक अध्ययन से देश बाहर के देशों की तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है, और राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन विदेशों में पर्यटन के समान है। विदेशों में यदि हम पर्यटन करने जाते हैं, उसी प्रकार एक राजनीति दूसरे देश की राजनीति को समझने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। दूसरी बात है इसमें राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। इसका एक कारण और ये भी है कि तुलनात्मक यानी राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। राजनीति के इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए, और इस खोज में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन अधिकतम उपयोगी है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन इसलिए भी उपयोगी बन जाता है कि विविधता और अनेकता युक्त राजनीतिक तथ्य और आंकड़े विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं की तुलना से ही प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो एक देश की राजनीति का दूसरे देश की राजनीति का दोनों का अध्ययन करते हैं, तो उनमें कौन सी तो बातें विपरीत है, कौन सी बातें समान है, उन सभी का विश्व स्तर पर जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो किया जा सकता है कि मानव सभ्यता के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था अच्छी होती है, तो वो सब इसमें किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत निर्माण, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही सिद्धांत निर्माण, ये बिल्कुल सही है। तुलनात्मक अध्ययन से ही किसी विषय में सिद्धांतों का निर्माण और नियमों का निरूपण संभव होता है। राजनीति विज्ञान में ऐसे व्यापक सिद्धांतों की तलाश की जाती रही है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को मोटे रूप में समझने में सहायता करते हैं। यानी जैसे तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा यदि मान लो 10 संविधानों का अध्ययन किया जाता है, 10 देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो एक जो अच्छे वैज्ञानिक जो राजनीतिक शास्त्री होते हैं वो क्या है कि एक अच्छे शासन की व्यवस्थाओं का के सिद्धांत को निर्मित कर लेते हैं। प्रथम, राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा जाता है, एक आदर्शमूलक सिद्धांत और एक अनुभविक सिद्धांत। आदर्शमूलक सिद्धांत और अनुभविक सिद्धांत जो अपन ने पहले राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, यानी उसमें फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, उसके आधार पर देखिए। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार है। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर शासन प्रणाली चाहे संस्थात्मक हो अथवा अध्यक्षात्मक, संसद की संप्रभुता कभी देखने को नहीं मिलती। संसद की संप्रभुता है वो देखने को नहीं मिलती। कतिपय अध्ययन है, हर देश में नेतृत्व कुछ विशिष्ट वर्गों तक सीमित रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। देश यदि संकट की अवस्था से गुजर रहा हो तो सामूहिक नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। जिन देशों में निर्वाचित सरकारों को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, उन देशों की राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। जहां पर निर्वाचित जो सरकारें होती है, निर्वाचित सरकारों को महत्व नहीं दिया जाता है, तो वहां पर सैनिक हस्तक्षेप बढ़ जाते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सर्वाधिक शासन व्यवस्था की अपेक्षा ज्यादा सक्षम या कुशल होगी। सर्वाधिकारवादी का मतलब जैसे प्रजातांत्रिक है, तो ये हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रामाणिकता, ये भी एक कारण है इसका। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन से ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अतीत में स्थापित राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान की परिवर्तित परिस्थितियों में भी मान्य है या नहीं, ये उचित है या कितना उचित है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत को पुनः परखने के लिए नवीन उपकरण, नवीनता युक्त विविध तथ्य उपलब्ध है। जैसे मान लो पहले से कोई घटित घटनाएं हैं, उन सभी की समानता करना, उसको समान रूप से तोलना, ये भी एक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का एक कारण बन जाता है। तुलनात्मक राजनीति हमें विदेशों में सरकार और राजनीतिक क्षेत्र में घटित संभावित घटनाओं और अच्छी प्रकार से वैज्ञानिक और अनुभव निर्वाचन करने में सहायता देती है, बिल्कुल सही है। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से इस बात का अध्ययन किया जा सकता है कि शासन पद्धति और विचारधारा का किस देश में कितना गहरा संबंध है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
सातवीं बात है कि शासन पद्धतियों के अध्येताओं को अन्य देशों की राजनीतिक पद्धतियों के अध्ययनों से उपयोगी जानकारी, जैसे मान लो एक देश वो दूसरे देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन करता है, तो उसे कौन सी शासन व्यवस्था की कौन सी प्रणाली उसे अच्छी लगती है, कौन से कानून अच्छे लगते हैं, तो वो अपने देश में भी उन्हें अपना सकता है, लागू कर सकता है। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में और किस विषय का अध्ययन वो कर सकते हैं। जेन जो ब्लोडेल है उन्हें दो बातें बताई है जीन ब्लोडेल ने, कि एक तो तुलनात्मक राजनीति का सीमा संबंधी विवाद और एक मानकों और व्यवहार के पारस्परिक संबंधों संबंधी विवाद। ये दो विवाद है। एक तो सीमा यानी तुलनात्मक राजनीति की सीमा क्या होनी चाहिए, दूसरा अन्य जो मानक व्यवहार है उनसे क्या संबंध होना चाहिए। सीमा संबंधी विवाद सभी राजनीतिक वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों से है, और इसमें भी केवल सरकारी ढांचों का ही अध्ययन नहीं, अपितु सरकारों के कार्यकलापों और गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक कार्यों का भी अध्ययन आवश्यक रूप से सम्मिलित रहता है। और इस संबंध में दो दृष्टिकोण प्रस्तुत हो। तुलनात्मक राजनीति को सीमा संबंधी विवाद है तो उसमें दो दृष्टिकोण है, कि एक तो कानूनी दृष्टिकोण, एक है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब कानूनी दृष्टिकोण क्या है? कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित। पहली बात तो यह है कि ये डिफाइन करता है कि कानून में जो लिखा हुआ है, आपके संविधान में जो लिखी हुई बात है, वहीं तक हमारा संबंध या हमारा क्षेत्र होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के समर्थकों की मान्यता है कि संविधान ही शासन के ढांचे का संगठन करता है और इसी के द्वारा हर संस्था के कार्यों का नियमन होता है। इसलिए तुलनात्मक राष्ट्रीय सरकारों के आधार संविधान और इसके द्वारा निर्यात नियत कार्यकलापों की ही होनी चाहिए। मतलब कि यह जैसे संविधान है या इनके जो सरकार है, इनकी ही तुलना होनी चाहिए। लेकिन आलोचकों की मान्यता है कि इस प्रकार की तुलना केवल सतही और दिखावटी होगी। व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले क्या कहते हैं? व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि जीन ब्रोनेल ने तो राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को आधारित और मौलिक माना है। तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन व तुलना पर्याप्त नहीं है। व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राजकीय संस्थाओं, गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सब तथ्य एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में तुलना करनी चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब है कि राजनीतिक संस्थाओं चाहे गैर राजकीय है चाहे राजकीय, सभी का अध्ययन करना जरूरी है। और तुलनात्मक राजनीति का संबंध मुख्य रूप से शासन क्रिया के इर्द गिर्द घूमता है, जो राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से जिसका संबंध बनता है। मानकों के व्यवहार के संबंध में विवाद क्या है? तुलनात्मक राजनीति के जो मानक है उनके व्यवहार में क्या विवाद है? देखिए, तुलनात्मक राजनीतिक विषय क्षेत्र संबंधित दूसरा विवाद मानकों का है और व्यवहार से संबंधित है। मानकों की अभिव्यक्ति कानूनों, प्रक्रियाओं व नियमों में होती है, परंतु राजनीतिक व्यवहार कई बार इन कानूनों को के प्रतिकूल होता है और यही तुलनात्मक अध्ययन में जटिलताएं उत्पन्न करता है। यदि राजनीतिक आचरण मानकों के अनुकूल रहे, यदि राजनीति यही मान लो तुलनात्मक अध्ययन है, वो मानकों के अनुकूल रहे तो तुलना करना सरल होता है, किंतु आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और संक्षेप में, तुलनात्मक राजनीति में न केवल शासन तंत्रों और संगठनों की तुलना की जाती है, अपितु और न ही मानक और व्यवहारों के संबंध में विश्लेषण किया जाता है, वरन इसके क्षेत्र में इन दोनों का ही समावेश आवश्यक हो जाता है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन क्षेत्र ये मोस्ट है, इसको ध्यान रखना। पहली बात है विश्लेषणात्मक अनुभविक खोज। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अनुभविक अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। अध्येता स्वयं राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के बजाय उसमें क्रियाशील कार्यकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा है अवसंरचना का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का अध्येता औपचारिक संरचना के बजाय अवसंरचनाओं के अध्ययन को अधिक बल देता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ साथ राजनीतिक दल, दबाव गुट, मताचरण, लोकमत आदि के अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा है आपके विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल देता है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विकसित पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों के अध्ययन के साथ साथ गरीब और पिछड़े हुए अफ्रो एशियाई जगत की सरकारों के अध्ययन पर भी बल दिया गया। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो केवल अमीर संविधानों का या अमीर देशों का अध्ययन किया जाता है, गरीब देशों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो अमीर देश में लोग सुख पा रहे हो और गरीब देश में दुख पा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि अगर शासन व्यवस्था अच्छी होती है तो
उस कम सुविधाओं में भी अच्छे शासन को दिया जा सकता है। तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन अब कुछ चुनी हुई यूरोपीय और अमेरिकी सरकारों का अध्ययन नहीं रहा है। ये विकसित, विकासशील, गरीब राजनीतिक पद्धतियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। यानी कहना करते हैं कि ये हर तरह की राजनीतिक व्यवस्था है उनका अध्ययन करता है। अंतःशास्त्रीय उपागम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नृविज्ञान, जीव विज्ञान आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसमें इन विषयों का अध्ययन भी होता है। मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति का संबंध वस्तुओं के आदर्श रूप से नहीं होकर के वास्तविक रूप से है। अतः तुलनात्मक राजनीति में मूल्य मुक्त राजनीतिक सिद्धांत ने मूल्य युक्त सिद्धांत का स्थान ग्रहण कर लिया है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है? देखिए, तुलनात्मक राजनीति कैसी है? तुलनात्मक राजनीति पश्चिमी, गैर पश्चिमी, साम्यवादी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। दूसरी बात है कि तुलनात्मक राजनीति विविध राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ अराजनीतिक संस्थाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन भी है। ये नहीं है कि जैसे केवल राजकीय है, प्राइवेट का भी अध्ययन करता है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव स्वभाव, उसकी परिस्थितियां और उसके व्यवहार के अध्ययन को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें मानव स्वभाव का अध्ययन ज्यादा किया जाता है। मानव स्वभाव, मानव की गतिविधियां, उनका अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक क्रियाकलाप, कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के मूल्यों की तुलना की जाती है। उपयुक्त तथ्यों के बावजूद इसकी प्रकृति के बारे में विद्वानों में विचार और मतभेद है। मोटे रूप से दो दृष्टिकोण पेश किए गए हैं। तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है और तुलनात्मक राजनीति अंतरलंबीय या अंतरजातीय तुलना है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो, देखिए लंबात्मक क्या है? तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है। इस विचार के समर्थकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। कहने का तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना का अर्थ है कि अपने ही देश में अध्ययन करता है। प्रत्येक राज्य में कई स्तरों पर सरकारें होती है। राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, है ना, स्थानीय सरकार, 3 प्रकार की सरकारें होती है। इन सरकारों का अध्ययन करना एक लंबात्मक सरकार है। और देश की स्थिति में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय आपस में तुलना से इसका अर्थ लगाया जाता है। तुलनात्मक राजनीति अंतरातीय या अमरातीय। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंध दूसरी धारणा के अनुसार यह राष्ट्रीय सरकारों का अंतरांतीय तुलनात्मक अध्ययन है और अधिकांश राजनीतिक शास्त्र इस धारणा से सहमत है। ये अंतरांतीय है, मतलब अंतरराष्ट्रीय मान लो। ऐसी तुलना दो प्रकार से होती है। एक ही देश के विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की और उन राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान है उनका अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपके समझ में आया है। 9610208295 इन पर आप ऐड हो सकते हैं और चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो। जय हिंद, जय भारत।